आराम से बैठ जाएंगे। अभी हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। शिव जी को प्रणाम करके कुल शुरू करते हैं। आज बात करते हैं हम श्वास के ऊपर। जी जी। इसके बाद फिर अगला अपन सेशन लेंगे कि आज समय कम है, आधा घंटा बचा है, 8:15 तक का टाइम दिया हुआ है। इससे वी शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट लिमिट। हमें सांस कैसे लेना चाहिए? वास्तव में सांस क्या है? आप सबको यह ध्यान में होगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसके फेफड़े बंद होते हैं, उसके फेफड़े चालू नहीं होते उस समय। केवल माँ की सांस में ही उसकी सांस होती है। उसका ब्लड बनाने का तरीका भी जब गर्भावस्था में है तो अलग होता है। तो जब बच्चा गर्भ के बाहर आता है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा एकदम से रोए। सॉरी। ऐसा क्यों कि बच्चे को गर्भाशय के बाहर आते ही उसको ऑक्सीजन तुरंत मिलना चाहिए, ताकि उसका जो ब्रेन है वो बराबर से एक्टिव हो जाए। जिन बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ या डिले इन द ऑक्सीजन इनहेलेशन, उनके अंदर जो बीमारियां आती हैं वो सेरेब्रल पाल्सी आ जाती है, ऑटिज्म आ जाता है, बहुत सारी बीमारियां उनकी आ जाती हैं, डिलेड माइलस्टोन आ जाता है। तो ये दिक्कत होती है। इसमें जो मैंने अब तक जो पढ़ा है और जो मैंने महसूस किया है, माँ के गर्भ में जो मेडिसिन है उनका असर तो अपना अलग ही आता है, जीन का भी अलग असर आता है, जीन्स का भी, क्रोमोसोमल भी चेंजेस आते हैं, वो अलग है। बट लेकिन मेन फैक्टर क्या है कि अगर बच्चे को टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाए या बच्चा इनहेल कर पाए तो बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर डिले हो गया, लेट हो गया, तो फिर उसको ये प्रॉब्लम्स, ब्रेन की प्रॉब्लम आने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि सांस क्या है? हम जब पहली सांस लेते हैं, जब गर्भ से बाहर आते हैं, और जैसे ही हम इस वातावरण में आते हैं, तो हम जो पहली सांस लेते हैं और जो स्ट्रेस होता है हमको सांस लेने में, जो पहली सांस का स्ट्रेस है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी के लिए स्ट्रेस यहाँ से प्रारंभ। अभी इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारा जो इनहेल और एक्सहेलेशन है, अगर हम वो प्रॉपर करते हैं, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि अगर हमें स्ट्रेस है तो हमको डीप ब्रीथ करना चाहिए। तो डीप ब्रीथ करने से क्या परिवर्तन आता है ना? ब्रेन को, हमारा जो ब्रेन है उसको, वो भी मैंने जैसे पहले लास्ट टाइम बताया था कि सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारा ब्रेन है शुगर के लिए। उसको शुगर चाहिए विद इन 24 आवर्स, चाहिए विदाउट डिले, नॉन स्टॉप। लेकिन हमारे मतलब शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता हम थोड़ी डिले कर सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन शुगर नहीं। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या और थोड़ा क्लियर करने की बात कोशिश करूं? समझ में आ रही है ये सबको? ये सर, ये सर। तो आप देखेंगे जब बच्चा सोता है, उसका जो इनहेलेशन मेथड है या जो तरीका है उसका सांस लेने का, उसको कोई सिखाता नहीं है ना, कि भैया सांस ऐसे लो, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो। बच्चा जब गर्भ के बाहर आता है कोई सिखाता नहीं है उसको। लेकिन
अगर आप उसकी सांसों की और प्रश्वासों की गति और लय देखेंगे और उससे अगर आप सीखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान उस बच्चे की श्वास प्रश्वास की लय में छुपा हुआ है। हम ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, हमारा सांस लेना उतना ही गड़बड़ होता जाता है। अगर हम तरीके से सांस लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रेसेस जो हमारे जीवन में अननेसेसरी हम जो क्रिएट करते हैं, जो हम जिनको हम अपने सर पे ले लेते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। कई तरह के प्राणायाम है, करीब 37 से 57 तरह के प्राणायाम जो है हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमें भेंट स्वरूप दिए हैं, और हम है कि उनमें से किसी का भी पालन करने में ध्यान नहीं देते, ना प्रयास करते। सांस हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही उसकी रिदम भी आवश्यक। हम बात करते हैं कि हमारे लंग्स में हम एक बार इनहेल करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जमा होती है, या कितनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में कैपेसिटी है, और हम कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। तो हमारी जो सांस लेने की गति है 1 मिनट में 12 से 18 बार के बीच में है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और दूसरी भी चीजें हैं, जैसे अगर कोई आदमी अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी सांस लेने की गति बढ़ जाए। तो हम 600 ml एक बार इनहेल करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, हम हवा लेते हैं। जो हमारे वातावरण में उपलब्ध है हम उसको लेते हैं। इसके अंदर केवल 21% ऑक्सीजन का है हिस्सा, बाकी हिस्सा उसमें दूसरी गैसेस का है। आई विल नॉट गो इन डिटेल के इसमें कौन कौन सी गैसेस उसमें मिक्स हैं, उसको अपन छोड़ देते हैं। हम इसी बात करते हैं कि 600 ml का 21% जो है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। और आप खासियत देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए कि हमको जो लंग्स प्रदान किए हैं वो उस 100% में से 21% ऑक्सीजन को बॉडी में यूज करते हैं। उसके बाद में उसको अपने उपयोग के बाद में जो वापस आती है हमारे पास में, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CO2। जो हम इनहेल करते हैं यार, उसमें से O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हमारी बॉडी उसमें से ले लेती। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सी ऑक्सीजन। और ये यस मेडिकली सर। जब हम पेशेंट को अस्थमा होता है या कोई भी बात होती है तो हम सबसे पहले उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन का सेचुरेशन। हमें सांस कैसे लेना चाहिए? 1 मिनट में 15 बार हम सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में हमने कुल कितनी सांस ली, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितनी होगी? कोई जवाब दे सकता है, इसको कैलकुलेट कर सकता है? 15 × 600 ml कितना हुआ? 15 6 जा 9, लगभग 9 किलो ml के किलो लीटर के बराबर। इतना हम एक बार में हम छोड़ देते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि लंग्स में सांस लेने की गति में और हार्ट की गति में, दोनों में क्या सामंजस्य। जब दिल 4 बार धड़केगा तब हम एक बार सांस लेंगे। अब देखिए, हम 1 मिनट में 15 बार सांस ले रहे हैं, हमारा हृदय इंटू 4। वीडियो रुक गया ना। उससे हमारा टॉक्सिन बाहर आता है,
अगर हमारी सांस प्रॉपर नहीं है तो हमको हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना बॉडी में। उसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारे इंट्रासेल्युलर लेवल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो अब बात आती है हमें सांस कैसे लेना चाहिए कि हम आराम से हमारा आराम से सारी क्रियाएं संपादित हो, जिसमें आज की तारीख में कई महात्मा ऋषि मुनि जो हैं अभी जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, गुरु लोग भी जो उपलब्ध है, जो इस धरती पर है, जिनका हमारा सौभाग्य के उनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी गुरु से जुड़ा हुआ है ना, जो साक्षात मतलब ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, अपने ऋषि मुनि हैं। वो लोग निरंतर गहन अध्ययन चिंतन स्वाध्याय के बाद ही किसी विधि को या विधा को निकाल के आप लोगों को देते हैं। जैसे मैं एक जो क्रिया है हमारे यहाँ पे, जो जैसे अभी आपने मुझसे प्रश्न किया सुदर्शन क्रिया, तो सुदर्शन क्रिया में जाने से पहले हम पहले अपने आप को देखें कि हमारा जो इनहेलेशन हम नॉर्मली करते हैं। जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जरा अपनी श्वास की गति को और श्वास को देखें कि आप किस तरह से श्वास ले रहे हैं। मैं तो 5 सेकंड का मैं आपको ब्रेक देता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी श्वास कहाँ तक जा रही है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, खुला हुआ है आपके लिए। सर मेरी तो शॉर्ट ही चलती है, लॉन्ग चलती ही नहीं है। देखिए श्वास जो है हमारी होना चाहिए एब्डोमेन थोरोसिस, है ना। वहां तक मेरा एब्डोमेन नहीं जाती है। अब नाभि तक पेट हाँ, तक नाभि जाए। तक नहीं जाती है, नहीं जाती है सर। आप अगर बच्चे को देखेंगे जो जस्ट बॉर्न है, जस्ट बॉर्न को भी अगर आप देखेंगे, उसका पेट देखेंगे, उसकी जो लय देखेंगे आप, तो उसका आप देखेंगे जब वो इनहेल कर रहा है तो उसका स्टोमक जो है ना फूल रहा है, या और जब छोड़ रहा है तो उसका इनहेलेशन एक्सलेशन जो कर रहा है तो उसका पेट नीचे जा रहा है। तो दैट अंदर इज जाती कॉल्ड द एब्डोमिनल थोरोसिक एब्डोमिनल ब्रीथ बोलते हैं इसको। अभी हम लोग क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हम सेलो ब्रीथ करते हैं। सेलो ब्रीथ मतलब है। हम या केवल या केवल हम थोरोसिक मतलब ये छाती से हम सांस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेलो ब्रीथ। ठीक है ना। तो सेलो ब्रीथ में हमारे का जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, और हमारे शरीर के बाकी सेलों के ऊपर भी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस या कई तरह की बीमारियां हमारी इसमें आती हैं। अब जैसे आपका प्रश्न था सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया में अगर हम बात करें तो 3 तरह की है। पहले कनिष्ठ प्राणायाम है ना, उनकी अपनी गति है, उनकी अपनी संख्या है, उस संख्या से सांस लेने का बोलते हैं। सुदर्शन क्रिया एक्चुअली में करती क्या है, आप तो मेरे ख्याल से श्री श्री से जुड़ी हुई हैं, योगा से कितने साल की जुड़ी हुई हैं आप, तो आपको तो ज्यादा अंदाज होगा मेरी तुलना में। 20 साल से सर। तो सुदर्शन क्रिया को जरा मतलब उसकी जो प्रक्रिया है उसको आप एक्सप्लेन करिए ना मैम। हाँ, सर सुदर्शन क्रिया एक ब्रीथिंग टेक्निक है। उसमें 3 लेयर है, लेवल है। लॉन्ग ब्रेथ, मिडिल ब्रेथ और एक शॉर्ट ब्रेथ। लॉन्ग ब्रेथ हम जो एब्डोमेन है वहां तक लेते हैं, और वो हम लोग काउंट करते हैं। और अभी तो एक नया भी है कि श्री श्री जी ने निकाला है कि मूलाधार तक ले जाने का अपना ध्यान, और हर सहस्रार तक वो लॉन्ग हो जाता है सांस। फिर सेकंड है जो आपने बोला ना, थोरक्स तक, नाभि से लेके, नहीं, स्वाधीन जहाँ पेट से लेकर गले तक, वो सेकंड है। और थर्ड है वो एकदम अपने, नहीं वो आती है अपना लॉन्ग लॉन्ग सर्कल, लंबे लेने के, फिर मिडिल सर्कल, और फिर फास्ट सर्कल। तो लॉन्ग सर्कल हम लेते, फिर हम चेंज करते रिदिन, वो मिडिल सर्कल करते राउंड, और फिर एकदम फास्ट। अभी ज्यादा करके हमारी फास्ट अच्छी होती है, लॉन्ग और मिडिल थोड़ी तकलीफ होती है।
इस क्रिया में अगर आप देखेंगे, अगर आपने आपने ध्यान दिया हो या और भी जी लोग जो ब्रीथ करते हैं, है ना, जो ऐसा नहीं कि जी लोग मतलब नहीं करते हैं, सभी लोग ब्रीथ करते हैं और सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। हर आदमी सांस लेता है और 24 घंटे सांस लेता है, सोते हुए भी लेता रहता है। इसमें वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों चीजें इसमें काम करती हैं हमारी। आपको सबसे से बताऊं मैं एक बात, जो सबसे खास बात है हमारी ब्रीथ में एक तो हमारा लीवर एक्टिवेट होता है। जैसे आप सांस लेंगी, तो जब एब्डोमेन से आप सांस लेती हैं, क्योंकि हमारा लीवर जो है वो दाईं तरफ है, और आपका जो डायफ्राम है, जो मेन मसल्स है, जो हमारी मतलब लंग्स को मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर डेवलप करती है। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं लोग, सारे लोगों ने, कि हमको सांस लेने में कठिनाई नहीं होती, जबकि सांस छोड़ने में हमारी एनर्जी खर्च होती है। इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो बड़ा सीधा सा है कि एक बार अपने लंग्स को पूरा खाली करने का प्रयास करिए, दीर्घ सांस को छोड़िए और छोड़ दीजिए अपने आप को। जो वायुमंडल की वायु है वो स्वतः ही आपके लंग्स को इन्फ्लेट करेगी। आपको केवल छोड़ने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, हमें सांस छोड़ना है। तो जब हम रैपिड, जैसे अभी आपका लॉन्ग क्रिया है, तो लॉन्ग क्रिया में आपका क्या है, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं? मुश्किल से 4 से 5 बार, क्योंकि लॉन्ग क्रिया है ना। आपने इनहेल किया लंबा, और उसके बाद में आपने सोहम बोल के छोड़ा। यही है ना आपके यहाँ प्रोसीजर? जी 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 मतलब हम लेंगे तो सो, छोड़ेंगे तो हम, जी। है ना। तो हमने, तो हमारा एब्डोमेन तक हमारा सांस जाएगा। सर नो। एब्डोमेन तक हमारा सांस जाएगा गहरा। पर हमें जब यहाँ पे ये सीखना होता है कि मतलब हमारा थोरोसिक एब्डोमेन अगर हमारा ब्रीथ हो, तो उस समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी ब्रीथ उतनी हो कि हमारे एब्डोमेन तक सांस जाए, ऑक्सीजन जाए हमारे। ठीक है ना। आपको मैं एक बता दूं मैं आपको बात, कि हम कितना ही अपने लंग्स को एम्प्टी करने की कोशिश करें, 140 ml ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे लंग्स में स्टॉक में रहती है। अगर वो निकल जाएगी तो क्या होगा? अगर वो निकल जाएगी तो आपके लंग्स पिचक जाएंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए ऊपर वाले ने 140 ml का डेड स्टॉक या बैलेंस रखा है, उतना आप खाली नहीं कर सकते। अगर वो खाली कर देंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और आप सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना। तो उतना रहता है हमारे इसमें। जब हम इस क्रिया को जैसे 15 मिनट, 1 मिनट में हम 15 बार लेते हैं, लेकिन जब हम इसको बढ़ाते हैं, जब हम लॉन्ग क्रिया करते हैं, तो ये हमारा 5 बार हो जाता है। सो हम करेंगे, लेंगे गहरी सांस, फिर छोड़ेंगे, छोड़ के भी फिर पूरी खाली करके फिर हम लेने की कोशिश करेंगे, तो 15 की जगह 5 बार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी क्रिया करते हैं जिसमें नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो उस समय हमारा वही 15 सेकेंड, एक मिनट में 15 बार आ जाता है। लेकिन इसके बाद एक होता है रैपिड, है ना, कंटिन्यू करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये जो रैपिड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, इसको अगर सही मायनों में आप देखें, तो जो लोग गांव के हैं या जिन्होंने दही बिलोते हुए देखा है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा कि जैसे आप अपने अंदर मथ रहे हैं, पिलो रहे हैं आप किसी चीज को। क्योंकि आपका एब्डोमेन, आपका उसके बाद में आपका लीवर, आपकी किडनी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, और सारा कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आप एक मंथन कर रहे हैं, मथ रहे हैं, बिलो रहे हैं आप। इस क्रिया में हमारे लीवर पे जो असर आता है, तो ऐसी क्रिया करने वाले लोगों को अगर उनका खान पान सही है, तो 90% उनको फैटी लीवर होने की संभावना कम है।
क्योंकि इस लॉन्ग क्रिया, इस क्रिया में जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रिया है, रैपिड हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसमें हमारा डायफ्राम लीवर से टकराता है। आप करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करिए आप इसको, आपको खुद महसूस होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल साइंटिफिक है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब हवा में कुछ भी बात है, ऐसा नहीं है। इसको आप खुद करिए और महसूस करिए कि आपकी जो लीवर है उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा लीवर स्वस्थ होता है, हमारी नाभि में भी बार बार मूवमेंट होता है। तो नाभि नाभि हमारी जो है ना, जिसको नेवल बोलते हैं, या हम ये बोलते हैं कि ये सोलर फ्लैक्स है ना। तो सोलर फ्लक्स के साथ में जुड़ी हुई है आपकी 72,000 नाड़ियां, जो हमारा आयुर्वेद या हमारा जो नाड़ी विज्ञान है वो बोलता है। तो जब आपकी श्वास इस गति से चलती है, रैपिड आप चलते हैं फोर्स के साथ में, तो 72,000 नाड़ियों में भी ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है। अब रैपिड आप ले रहे हैं श्वास, तो हार्ट, जो ब्रेन को जाती है सप्लाई, वो है हमारे टोटल इनहेलेशन का 20% गोज टू ब्रेन। अगर हमने 600 ml लिया तो उसका अगर आप 20% करेंगे तो कितना गया? 120। 120 ml के लगभग जो है वो ब्रेन को सप्लाई होके वापस आता है। इसलिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, फ्रीक्वेंट ऑक्सीजन चाहिए, और उनको ऑप्टिमल वर्किंग के लिए। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन ब्रेन को देते हैं, रैपिडली हम दे रहे हैं, हमारे लीवर को बाकी सबको दे रहे हैं, 72,000 नाड़ियों को भी हमारी हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो क्या होता है, हमारे अंदर एक जो नर्व होती है, दैट इज कॉल्ड द वेगास नर्व। दैट इज द मेडिकली 10th क्रेनियल नर्व। और जो पास होती है हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से से, और यहाँ पे एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। तो रैपिड सांस लेने से हमारी मस्कुलर भी, हमारी जो एब्डोमेन की मस्कुलर है, हमारे जो लीवर की है, हमारी हमारी जो हाथों में जो जो सप्लाई आई हुई है, किसकी? एक फाइबर आया है उसी नर्व का, वेगास नर्व का। आप लोग समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टिपिकल है कि वेगास नर्व, आ रहा है। नहीं, वेगास वेगास नर्व का नर्व कहाँ से कहाँ तक जाती है? वेगास नर्व कहाँ से कहाँ तक जाती है? आपके ये यूरोजेनेटाइल तक आती है। आपके दोनों कान है ना, इससे आती है, ये पूरा यहाँ से क्रॉस होती है पूरा, फिर आपके हार्ट में। आपको सुन के आश्चर्य हुआ कि वेगास नर्व जो है हमारे हार्ट रेट में भी काम करती है। हार्ट को चलाने के लिए भी वेगास नर्व से सिग्नल आता है, यूरोजेनेटाइल तक जाती है। ठीक है ना। उसके पूरे फाइबर हमारे लंग्स में भी होते हैं। वो लंग्स में जो आते हैं, वो मतलब उनके जो जो फाइबर आते हैं, आई विल नॉट गो इन डिटेल कि कौन सा फाइबर आ रहा है, कौन सा किधर आ रहा है, हमारे कान में आते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, पुराने जमाने में मास्टर साहब कान पकड़ते थे ऐसे पकड़ पकड़ करके। तो कान पकड़ने से क्या होता है, आज की तारीख में आप कान नहीं पकड़ सकते बच्चे का, लेकिन कान में जो है यहाँ पे हमारे वेगास नर्व का फाइबर आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी वेगास नर्व भी स्टिमुलेट होती है। वेगास नर्व हमारे जब कान के साथ में होती है, तो अगर मैं बात करूं एक्यूप्रेशर की बात करूं, जो चाइनीज पद्धति है, तो हमारे कान के ऊपर 40 पॉइंट है जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी। कान को अगर आप गौर से देखेंगे, तो जब बच्चा गर्भाशय में होता है उसी शेप में हमारे कान, जो हमारे इधर का जो हमारा ईयर लूब है हमारा, ये पूरा आ रहा है, तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हमारी पूरी यहाँ पे है।
आपने देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा कि शाइटिका पेन में कुछ लोग जो है कान को वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर छेद करके सोने की बारी डाल देते हैं। तो कान को अगर हम स्टिमुलेट करें, कान को उसकी साइकिल बनाएं, उसको तोड़ें मरोड़ें ये करें, और दूसरी जो क्रियाएं उसके साथ करते हैं, तो हमारी वेगास नर्व होती है, हमारी मेमोरी शार्पन होती है उससे। ठीक है, दो चीज हो गई आपकी, रैपिड हो गई आपकी, वेगास नर्व हो गई आपकी। अब वेगास नर्व भी यहाँ पे जब स्टिमुलेट होती है हमारी, फिर हमारी मसल्स, हमारी जो स्किन के साथ में हमारी पूरी मसल्स जो हमारी स्टिमुलेट हो रही है, उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होगा, ब्रेन के अंदर हमारी सिंपैथेटिक नर्व की जगह पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगी, और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगी, हमारे ब्रेन से 4 तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, सीक्रेट होंगे, जिनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डोज, DOSE। तो आई वांट टू क्लियर द डोज, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डोज एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डोज। D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin, and E for endorphin। ये चारों हैप्पी हार्मोन है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है, आप एक हैप्पी स्टेट में आप आ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं योगा करना चाहिए, योगा करने से हमारी चीजें बहुत सारी में सुधार आता है ना। हम योगा करके खुश होते हैं, उसका कारण ये है। ठीक है ना, हम अपने आप को रिवार्ड करते हैं, या तो जैसे वो अपन बोलते हैं ना, मिठाई खिलाओ भाई। मिठाई खिलाने के बाद हमको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वी आर रिवार्डिंग अवर ब्रेन। जैसे हम शुगर को लेते हैं, हमारे ये जो सेरोटोनिन और डोपामिन जो रिलीज होते हैं, ये बताते हैं कि हम अपने आप को रिवार्ड दे रहे हैं, और रिवार्ड मिलना एक खुशी का अवसर होता है। ठीक है ना, मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. So nicely explained. Very nicely, sir. मेरा सौभाग्य यानी है हमारी क्रिया कभी छूटनी नहीं चाहिए, बस क्रिया छूटनी नहीं चाहिए हमारी। वो गुरुजी भी बोलते नेवर मिस, नेवर मिस। श्रीजय मैम, इसकी जो मेडिकल एस्पेक्ट है, आई डू नॉट वांट टू गो इन या करेक्ट। what is the medical aspect of this and what is the Yes. improvement in the heart and lung, है ना। We can improve our lung capacity also, है ना। Yes, sir. I got one good, means I was very an asthmatic patient, very very, मेरे को बहुत ही acute। मगर जब से मैंने ये जो आपने बोला ना ब्रीथिंग टेक्निक किया ना, उसके बाद आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन सिंस लास्ट 20 years। ब्रीथिंग इज मेन प्रॉब्लम, करेक्ट। अभी अभी देखिए, आपने जो मेरे साथ डिस्कशन किया है उसको आप फॉलो करिए, है ना। उसके लिए क्या है, आप अपने आप को पहले रिलैक्स करिए, देन यू हैव टू वॉच योर ब्रीथ, है ना। इंटेंशनली अभी देखिए, जैसे आप अस्थमेटिक हैं, तो अस्थमेटिक में प्रॉब्लम नहीं क्या अभी होती नहीं है? है सर, अभी एकदम आई एम नॉर्मल, नाउ आई एम वेरी नॉर्मल। नहीं नहीं, देखिए, नॉर्मल अगर आप हैं तो आपकी ब्रीथ को नीचे तक आना चाहिए। दूसरा क्या है, जब व्हेन यू आर प्रोनाउंसिएटिंग द ओम, एक्चुअली में ओम का जो प्रोनाउंसिएशन हमारे यहाँ होता है, लोग कई तरह से करते हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, तो ओम का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है ना। संधि विच्छेद करेंगे आप ओम का, तो आ, उ और मा, ये 3 शब्द मिलकर के ओम का बना है। ओम जो है वो ध्वनि है, नाद है। इसको बोला गया है, ओम जो है ब्रह्मनाद है। जैसे आप मानसरोवर, मैंने सुना है, मैं तो गया नहीं क्योंकि मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि शिव के उस निवास पे पहुंच पाऊं, उनके घर तक। पर मैंने जो वीडियो में देखा है और सुना है मैंने, कि वहां पे जो हवा चलती है उसमें ओम की ध्वनि अक्सर सुनाई पड़ती है।
तो ओम एक्चुअल में जो है हमारा ब्रह्मनाद है। जैसे हमारे संगीत के 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नीसा, एक्चुअली में ये भी ब्रह्मनाद से ही निकले हुए शब्द हैं, जो 7 स्वर है ना। हमारे शरीर में सप्त धातु हैं। हमारे शरीर का निर्माण पंच धातु से है ना। तो आप देखिए कि ईश्वर ने आपको जो दिया है उसको आप किस तरह से आप यूटिलाइज करें। उसको मालूम है कि मानव नीचे जाएगा, कलाकारियां करेगा, बीमार पड़ेगा, उसने सारा कुछ आपको दिया है। ऐसा कुछ भी हथियार आपके पास नहीं है जो आपको ठीक करने में सक्षम ना हो। बात निकली है तो मैं एक बात पूछता हूँ श्री देवी जी, जैसे आपकी अब माँ तो नहीं होंगी, नहीं। पर क्या आपको मालूम है कि आपकी माँ आपके साथ आज भी है? हाँ कितने जी है लोगों ना। को मालूम है कि उनकी माँ उनके साथ? वो हमारे कुछ नव एक माँ की होती है और एक माँ हाँ, की होती है और एक पिता की होती है। तो हमारे में वो खून तो उनका नहीं, मगर अदरवाइज आई डोंट नो। उनका ब्लड दोनों का है हमारे पास। देखिए वो तो क्रोमोसोमल थेरेपी है जहाँ यस तक यस। ये दोनों के क्रोमोसोमल हैं और हमारा हमारा उद्भव हुआ है ना। तो माँ बाप एक्चुअली में क्या है, हमारी आत्मा को शरीर देते हैं, जी और इस शरीर को बचाने के लिए एक शक्ति माँ अपने पास से देती है, जिसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र। वो आपको आपकी माँ से आशीर्वाद स्वरूप मिलता है, और जो पूरे जीवन आपके पास रहता है। ये मेडिकली प्रूव्ड है, मतलब मैं नहीं बोल रहा। जो माँ से मिलती है उस इम्यूनिटी का नाम है इन्नेट, INNATE। कौन सी ओके। मिलती है? इन्नेट। इननेट। जो इन्नेट इम्यूनिटी है या इम्यूनेट इम्यूनि है, वो हमारी माँ से हमें गिफ्ट में मिलती है, वो अपनी देती है आपको, जो पूरे जीवन भर आपके साथ रहती है, आपकी मृत्यु पर्यंत तक आपके साथ रहेगी। इन्नेट। आपके शरीर में कुछ भी बदलाव होगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके शरीर में होगी, तो सबसे पहले एक्टिव होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी जो होती है, जब हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे हम इस वातावरण में आते हैं, तो यहाँ हम अपनी खुद की एक अपनी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। दैट इज कॉल्ड द एडाप्टिव या एक्वायर्ड, जिसको हम खुद जैसे मिट्टी में खेल के, है ना, कुछ तो भी खा करके बीमार पड़ते हैं हम बार बार। ये बचपन में हमारा जो कुछ होता है, तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड या एडाप्टिव। ठीक है ना। तो जितने लोग बैठे हैं, सबकी माँ सबके साथ है, मेरी माँ मेरे साथ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग करा। ये तो कभी नहीं मालूम था, सपने में भी ये ख्याल था। नाइस, वेरी नाइस। तो माई इज ऑलवेज विथ अस। है। इम्यूनिटोलॉजी जो है एक एक इंडिपेंडेंट अलग सब्जेक्ट है, बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है कि आपका मतलब। और इम्यूनिटी ही हमारी जो है ना, जो इफेक्ट होती है ड्यूरिंग द डायबिटीज। आई विल नॉट गो इन डिटेल के मतलब कौन कौन सी इम्यूनिटी में क्या क्या कैसे उसका होता है, साइटोकाइंस क्या होते हैं, दैट इज आई विल नॉट गो इन डिटेल, क्योंकि वो सब्जेक्ट मतलब इम्यूनिटी का सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना। कई लोगों को नहीं मालूम कि हमारी माँ हमारे साथ में है। और वो खाली सुनते बोलते, मगर रियल जो आपने समझाया वो नहीं मालूम। वो तो बोलते कि माँ की छाप आपने ऊपर है, ये है, मगर अभी समझ में आया कि व्हाट इज दिस। इसको ही बोलते होंगे। इट इज मेडिकली पिता के प्रूफ। बारे में क्या कहते हैं, आप क्या कहना है? आप जाके गूगल पे पढ़ लीजिए, मेडिकल साइंस की बुक में पढ़ लीजिए आप, मेरी बात आपको सिद्ध हो जाएगी। इन्नेट, एडाप्टिव या एक्वायर्ड, इम्यूनिटी दो हमारी बॉडी में होती है। दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, आई विल नॉट गो इन डिटेल।
हमारी बॉडी में चोट लगती है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आती है, हमारी बॉडी में एक जगह लाल हीमोटोमा क्यों बनता है, आई विल नॉट गो इन डिटेल, क्योंकि वो एक अनदर सब्जेक्ट है और काफी लंबा सब्जेक्ट है वो, है ना। वो तो जो लोग इंटरेस्ट होंगे वो मेरी क्लास में आए, देन आई विल ट्रेन देम। नीरज सर, आई थिंक ये मतलब टाइम अपना पूरा हो गया, 8 बज गए। हाँ Sir, जी। thank you very much to Neeraj ji and Shara Saxena ji. Chachi, really, I have not missed any of your class, but today I am very happy, very happy. देखिए क्या होता है ना, जितना हम डीप में जाते हैं ना, मैंने बताया ना, सक्सेना जी 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 सरफेस में नहीं रहते, वो डीप में जाते हैं। जी जी और जी। उनके साथ जो भी अटैच रहता है वो डीप में उनको नॉलेज देते हैं। और थेरापी वीडियो सुनना और अभी आपके साथ बात करना बहुत फर्क पड़ता है। वो तो है, वो तो है, तभी तो हम बोलते हम बोलते हैं कि ऑनलाइन रहो कम से कम, ऑफलाइन तो कम से कम ऑनलाइन तो करो। क्या होता है, जब हम नॉर्मल सुनते हैं ना, तो इट इज जस्ट लाइक ए सर्फिंग। आप थोड़ा सुना, थोड़ा काम में किया, इधर किया उधर किया, पर जब हम सामने इन्वॉल्व करते हैं, वीडियो ऑन करके भी सुनते हैं, और जब बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब ज्यादा हमें हमें सक्सेना जी की खासियत क्या है? सक्सेना जी की खासियत यही है कि वो आपको जितना डीप में ले जा आप चाहना चाहोगे उतना डीप लेके जाएंगे। हाँ, बट लेकिन स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा मैं। आप अपना क्वेश्चन लाइए, जैसे आपने Now मुझसे I'll be very ready with my questions. हाँ, ठीक है ना। देखो हम तो I'll be very ready now. कोई बुक नहीं खोली मैंने। नहीं नहीं नहीं, sure. I'll come to you. सक्सेना जी हमारे एनसाइक्लोपीडिया हैं। जी जी एनसाइक्लोपीडिया में तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास सब कुछ मिलता है। जी 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 जी। और वो तो ढूंढना पड़ता है, यहाँ तो पूछो और जवाब, एंड दैट टू विथ लव ही गिव्स विथ सो मच ऑफ, यानी हमको समझाने की इतनी कोशिश की। आई एम सो थैंक यू सर, आई रियली थैंक यू, वेरी थैंक यू, एंड नहीं, टुडे आई एम आप वेरी हैप्पी आल्सो। मतलब आप सबकी समझ में मतलब ये वाला चैप्टर अच्छे से आ गया। जी जी जी। नहीं, हम सब चैप्टर सर, डायबिटीज पर भी आपने बोला कह रहा है, ये सब हमको समझ आया सर। ये तो आज का तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब ऐसे ही मिलेंगे धीरे धीरे। ये थैंक सक्सेना यू जी को थैंक जो भी आप टॉपिक बात करो ना, खाली डायबिटीज पे नहीं, जो भी टॉपिक यू। जी बात जी करो, जी पे जी बात करो, हार्ट पे बात करो, किसी भी चीज पे बात करो। अब देखो उनका क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था एक दिन, जी कि जी। गाय के अंदर वो घी और ये सब कहाँ से आ जाता है? ना तो वो खाती है ना कुछ खाती है, वो केवल चारा ही खाती है, तो घी कैसे बन जाता है? बटर कैसे आ जाता है? मिल्क में कैसे कैसे वो बन जाता है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनके पूछते हैं, 2-3 बार हमारा कभी कभी डिस्कस होता है, तो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, तो हम तो चक्कर खा जाते हैं। तो हमने जिस कहा दिन नीरज सर, जिस दिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, हाँ जी। है ना, उस दिन से लोग समझ जाएंगे कि हमें जो कोलेस्ट्रॉल की गोली डॉक्टर साहब लिखते हैं, हमें वास्तव में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हाँ, है ना, और क्यों लिखते हैं वो, और मेडिकली उसका हमारी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट आता है। अच्छा, फिर अगर आपने लिखी है स्टेटिन, अगर आपने लिखी है, तो खाना किस समय पे चाहिए, ठीक है ना। तो उसका एक टाइमिंग भी है, उस टाइम पे आप खाएंगे तो उसका असर आएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाला पूरा सिस्टम उपलब्ध है, तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं आप? अंदर देखिए ना, आपके सब कुछ तो आपके पास है। मैंने शुरू में बोला, सब कुछ ईश्वर ने दिया है आपके पास में, ऐसा कुछ नहीं दिया जो उससे जैसे आप अपने आप को, आपको मालूम है आपकी कितनी नॉर्मल स्पेन ऑफ लाइफ कितनी है आप लोगों की? आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा। आपको भगवान ने पैदा किया है कम से कम 200 साल के लिए। और 200 years यू हैव टू योर नॉर्मल स्पेन ऑफ लाइफ। और अगर आपको इस युग में भी देखना है कि वास्तव में मेरी बात सच है या झूठ है, तो आप कश्मीर और बलूचिस्तान के बीच में एक जगह है हुंजा घाटी, गूगल पे जाइए, हुंजा घाटी डालिए, आपको वहां मिल जाएगा कि वहां की महिलाएं
कितने वर्ष तक जीवित रहती हैं और पुरुष कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं, और उनकी जो प्रजनन एज है ना, वो कितने साल की है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा, जब हम बोलते हैं ना, अरे हमारा तो संभव नहीं है, हम इतना जी पाए, इतना कर पाए, इसी युग में, इसी वातावरण में वो लोग भी जिंदा है। जापान में लोग शतक पूरा करते हैं, हम 60 में हमारे हम बोल जाते हैं, बीमारियों का ढेर लगा लेते हैं। तो now we should have to close our session now. I think the time is over. हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, तो एक काम करेंगे हम लोग ना, नेक्स्ट फ्राइडे को हम छोड़ देते हैं, थोड़ा त्योहार है ना, उसके नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं। जी जी, आप मुझे फोन कर दीजिएगा जब भी आपको मुझे बुलाना हाँ नहीं, हो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो नौमी, शायद नौमी या कुछ ऐसा ना, वो देवी वो चल रही हाँ है ना। हाँ, नहीं हाँ देखिए, इट इज डिपेंड ऑन यू। आपको मेरी सेवाएं चाहिए, मुझे नहीं नहीं, कॉल हमें करिए। सेवा हमेशा चाहिए, सेवा तो हमेशा ही चाहिए, पर हम भी चाहते हैं ना कि आपके पास लाइव वाले मतलब बंदे कुछ हों, तो देखो भैया, इसीलिए छोड़ के देखो नेक्स्ट फ्राइडे में करते हैं। देखो भैया, ये तो मेरा शौक है। हमारा भी दो चीज है, मेरा शौक भी और मेरा प्रोफेशन भी है। वो भी है, सही है। ठीक है ना, मेरा प्रोफेशन है ये। आज जैसे फोन आया था मेरे पास में, नाम बता देता हूँ, मैं बताऊंगा आखिरी में। उन्होंने मुझसे बोला था एसोसिएट होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मैंने अपनी फीस ही बताई उनको। वो क्लियर बोला, अगर मेरे साथ जुड़ना है तो देयर इज नो एक्सक्यूज, और वास्तव में अगर रिजल्ट देने के लिए आप आ रहे हो तो मेरे साथ जुड़िए। अगर खाली पैसे देने आप आ रहे हैं मुझे, तो मत जुड़िए। हाँ ठीक बात है। मेरा सीधा सिद्धांत है, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो पैसा मैं ले रहा हूँ, इट शुड बी जस्टिफाइड। हम्म। ठीक है ना, अगर आप मेरा लाभ नहीं ले पा रहे, मुझे पैसा दे रहे हैं, तो मतलब वो पैसा मेरे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक बात है। पैसे के साथ में आई वांट रिवार्ड, कि हम्म। आपके पास रिजल्ट आए, दैट इज अ रिवार्ड फॉर मी। राइट। ठीक है ना, तो मुझे पदक चाहिए, पैसा तो खैर बहुत मिल जाएगा, पैसा जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका लाभ मिले। आज आपने वो देखा होगा, जेनटेक का भी देखा होगा स्कैंडल आपने, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ वो है ना। तो मैं इसमें मतलब यहाँ पे पब्लिक मंच पे मैं, आई डू नॉट वांट टू कमेंट्स एनीथिंग अबाउट द अवर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, है ना। राइट। ये तो आप लोगों को सबको समझना चाहिए कि मतलब इस भारत में हमारे साथ खिलवाड़ कितना हो रहा ठीक बात है। है ना। हम आपका लोग अगर इंश्योरेंस है तो आपको अलग तरह का ट्रीटमेंट है, इंश्योरेंस नहीं है तो अलग तरह का ट्रीटमेंट, आप समझ सकते हैं इस बात से। नहीं नहीं, हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और पा क्या रहे हैं, और ये क्या। देखिए। वो दिक्कत नहीं है पैसा खर्च करना, लेकिन खर्च करने के बाद हमें मिल क्या रहा है। तो ठीक है समझता सर, हूँ। ठीक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का जो जुड़े उन सबका भी बहुत धन्यवाद, जो नहीं जुड़े उनका भी धन्यवाद। और हम अगले नेक्स्ट वीक ना मिलके उससे नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, और भी बातें डिस्कस करेंगे और डीप में जाएंगे, क्वेश्चन ठीक के है। साथ आप मिलिए तो और भी अच्छा हम्म। है। ओके सबको जी। प्रणाम।